हेलो गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1। उसमें यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसके अंदर हम रिसर्च का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मीनिंग से। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? तो रिसर्च ये जो है दो वर्ड्स है इसके अंदर, री एंड सर्च। ठीक है, तो रिसर्च, रिसर्च तो री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब क्या होता है? अगेन। एंड सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट, फाइंड आउट या फिर डिस्कवर करना। तो रिसर्च, री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट, यानी कि डिस्कवर करना, कुछ नया डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना अगेन एंड अगेन। तो ये हो गया रिसर्च। तो रिसर्च क्या है? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है। हम इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी करते हैं, स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी एक नॉलेज में कोई भी सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स को हम सर्च करते हैं, हम बार बार अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं। इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन है रिसर्च। अब क्रूजवेल ने उसकी डेफिनेशन दी है कि रिसर्च इज अ प्रोसेस। रिसर्च क्या है? प्रोसेस है ऑफ स्टेप्स used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue। तो रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है, इसके अंदर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, ताकि कोई भी एक टॉपिक या फिर इश्यू के अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। हमारे कोई भी टॉपिक या फिर इश्यू के अंडरस्टैंडिंग है तो वो क्या हो? बढ़े, इंक्रीज हो। तो रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की एंड एनालिसिस करने की, ताकि कोई भी एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक या इश्यू की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सके। तो Thus, we can say that research is a process of inquiry and investigation। क्या है? रिसर्च प्रोसेस है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने की एक प्रोसेस है। इज सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल। वो एक सिस्टमेटिक है, मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, और सिस्टमेटिक है, इसके अंदर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे? स्टेप्स के अंदर प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि हमारी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करेंगे, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी क्या हो गई? इसकी प्रोसेस है, उसकी जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो वो क्या है? सिस्टमेटिक है। और इससे क्या होगा? इंक्रीज नॉलेज। तो नॉलेज भी तो इंक्रीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगी। तो रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालिस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालिसिस करने की एक प्रोसेस है टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इश्यू। तो ये हो गया रिसर्च। अब है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि रिसर्च हमें क्यों करनी चाहिए, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें देखना है। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के: गेन फेमिलैरिटी विथ अ न्यू फेनोमेनन और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फेनोमेन। तो हम क्या करते हैं? कोई भी न्यू फेनोमेनन है, यानी कि कोई भी न्यू घटना हम कह सकते हैं, घटना या इवेंट, वो उससे गेन फेमिलैरिटी, हम उससे क्या होते हैं? फेमिलियर होते हैं। ठीक है, और डेवलप न्यू इंसाइट्स इनटू अ फेनोमेनन। फिर है दूसरा है रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करना यानी कि कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करना यानी कि कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को। उसके बाद है कि इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सोल्यूशन और सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम है तो हम इसको क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। ऑफर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑफर करते हैं तो इसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशू। मोर जनरल इशू, जनरल इशू को क्या करते हैं? हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एनालिस करते हैं, और ज़्यादा डिटेल में उसको जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एनालिस करते हैं। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीड्यूर और सिस्टम। न्यू प्रोसीड्यूर, सिस्टम को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, उसके लिए भी क्या है? रिसर्च करते हैं। कोई भी न्यू थियरी बनाते हैं, न्यू थियरी को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये भी क्या हो गए? रिसर्च।
जनरेट न्यू नॉलेज, तो न्यू नॉलेज भी तो जनरेट होगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे तो न्यू नॉलेज भी जनरेट होगी। तो ये क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। तो ये है उसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो उसमें है फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, एम्पिरिकल रिसर्च, सिस्टमैटिक, कंट्रोल फैक्टर्स, साइक्लिकल, लॉजिकल, रेप्लिकेबल। अब इन सभी के बारे में, ये जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी नेट एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो रिसर्च है ना, वो बायसनेस से फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसेस। उसके अंदर रिसर्चर्स का कोई भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या देयर ओन प्रेजेंस या फिर बिहेवियर उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए रिसर्च। तो ये क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च में। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, objectivity means research is free of biases, prejudice and subjectivity। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि फ्री ऑफ बायसेस, जो भी बायसेस है उससे फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ बायसेस, प्रिजुडाइज एंड सब्जेक्टिविटी। Researchers usually take utmost precautions that result, जो भी रिजल्ट है, results are not affected by their own presence, behavior and attitude। तो रिसर्चर को क्या थोड़ा प्रिकॉशंस रखना चाहिए, ताकि रिसर्च के जो भी रिजल्ट है, आउटकम है, वो उनकी खुद की जो प्रेजेंस है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसका जो रिसर्च का रिजल्ट है वो फ्री ऑफ बायस होना चाहिए। अब उसके लिए कौन कौन से अप्रोचेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम देख सके कि रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं। तो कौन कौन से अप्रोचेस को अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो है keeping complete records of observations and data analysis in a form that other researchers कैन अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूट। हमें सारे के सारे जो भी हमने डेटा एनालिसिस किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, ठीक है, डेटा को कलेक्ट कैसे किया है, तो ये इन सभी की कंप्लीट रिकॉर्ड रखनी चाहिए, ताकि और कोई रिसर्चर है वो इन सभी को समझ सके, अंडरस्टैंड एंड इवेल्यूट कर सके। इसीलिए हमें इसकी कंप्लीट रिकॉर्ड रखनी चाहिए कि हमने डेटा कलेक्ट कहाँ से किया है, कैसे एनालिसिस किए हैं, कौन सी मेथड्स को क्या क्या ऑब्जर्व किया है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट रिकॉर्ड होनी चाहिए इन सभी की, ताकि क्या इसके अंदर कोई भी बायसनेस ना हो सके, वो ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे रिसर्च में। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उसका मतलब होता है कि इट मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट प्रोसीड्यूर्स इन ऑल फेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के सारे फेजेस के अंदर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट प्रोसीड्यूर्स होना चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए डेटा कलेक्शन के सभी फेजेस में, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद अवॉइडिंग बायस, जो भी बायसेस है उसको अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन से, जैसे कि बायस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल बिलीव्स हो गया, ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव है, फिर ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है। तो इन सभी से अवॉइड रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सारे जो है वो डेटा को बिगाड़ सकते हैं। डिस्टॉर्ट ऑल डेटा, डेटा को क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, उसको स्पॉइल कर सकते हैं। तो इसलिए अवॉइडिंग बायसेस। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रिसर्च इज फ्री ऑफ बायसेस, प्रिजुडाइज एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। फिर है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिसर्च में कंसिस्टेंसी, ये आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूस, जो इन्वेस्टिगेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि उसका जो भी रिजल्ट है ना वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि एक समान, सिमिलर रहना चाहिए उसका जो रिजल्ट है, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेरीफिएबिलिटी, इसको हम वेरीफिएबिलिटी भी कहते हैं।
इफ एनी रिसर्च प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम, कोई भी रिसर्च है ना वो सिमिलर रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है ईच टाइम, that it undertake with a similar population in a given context and with similar procedures, it is said to be a reliable research। यानी कि सिमिलर पॉपुलेशन है, सिमिलर प्रोसेस है, सिमिलर कंडीशन है, सब कुछ सिमिलर है, फिर से रिसर्च कर रहे हैं, बार बार रिसर्च करेंगे, हम बार बार रिसर्च करेंगे तभी भी हमें सिमिलर रिजल्ट मिले, यानी कि ये क्या है, रिलायबल रिसर्च है। ठीक है, यानी कि सिमिलर प्रोसीड्यूर में, सिमिलर पॉपुलेशन में भी जो सिमिलर रिजल्ट आता है रिसर्च का, तो उसका मतलब होता है कि रिसर्च क्या है, रिलायबल है। तो reliability describes the degree that the result of a given study can be repeated or replicated under the same condition। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि सेम कंडीशन में जो भी रिसर्च का रिजल्ट है ना वो रिपीट होना चाहिए, होना चाहिए, रेप्लिकेटेड, रिपीट होना चाहिए, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो सिमिलर मिलना चाहिए, बार बार हम रिसर्च करेंगे तभी भी उसका जो रिजल्ट है वो सिमिलर मिलना चाहिए सेम कंडीशन में। तो ये हो गया रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम दैट अ रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन ऑन द क्लास परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, अभी क्लास परफॉर्मेंस और वॉचिंग टीवी, यानी कि जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो क्लास के परफॉर्मेंस में कैसा है वो है। ठीक है, एंड इफ द रिजल्ट कंक्लूड दैट वॉचिंग टीवी कॉजेज लो ग्रेड इन क्लास, जितना ज्यादा बच्चे टीवी देखते हैं तो क्लास के अंदर उतना कम मार्क्स आते हैं, यानी कि उनके उसके जो ग्रेड है वो लो ग्रेड इन क्लास। ठीक है, एंड इफ अनदर सैंपल टेकन फ्रॉम द population shows the same result with the same research procedure, then we can say that the research procedure and outcomes are reliable। अभी हम फिर से अनदर सैंपल लेते हैं उसी पॉपुलेशन में से। ठीक है, उसी पॉपुलेशन में से हम फिर से सैंपल लेते हैं और फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं, यानी कि रिसर्च प्रोसीड्यूर में हम फिर से करते हैं रिसर्च, तो तभी भी हमें सेम रिजल्ट ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिसर्च प्रोसीड्यूर और जो आउटकम है वो रिलायबल है। ठीक है, तो वैसे ही तो मोर द सिमिलैरिटी इन रिजल्ट, रिजल्ट में जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी द मोर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च। ठीक है, मोर द सिमिलैरिटी इन रिजल्ट्स द मोर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च। तो ये हो गया रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी, हमें रिजल्ट क्या मिलने चाहिए, कंसिस्टेंट यानी सिमिलर रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वो हो गया रिलायबिलिटी। सेकंड है वैलिडिटी। वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर द एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए, क्या प्रोसीड्यूर्स, रिजल्ट, इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेट हो तभी हम कह सकते हैं कि ये वैलिडिटी है, वैलिड है रिसर्च। तो एक्यूरेसी का वैलिडिटी का मतलब क्या है, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीड्यूर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एक्सेट्रा। The extent to which a test or study measures what it is supposed to measure, यानी कि जो स्टडी है ना उसको वही मेजर करना है, जो उसको मेजर करना है वो क्या वही मेजर कर रहा है या नहीं। ठीक है, द स्टडी मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, मतलब उसको जो जो स्टडी जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं क्या वो वही मेजर कर रही है या नहीं, ये बताता है ये वैलिडिटी। हायर एक्यूरेसी टेंड टू हाई वैलिडिटी, जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतनी ज्यादा वैलिडिटी होगी। वैलिडिटी मीन्स दैट रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर्स एज दिस मे इम्पैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वैलिडिटी के बिना जो रिसर्च है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकती है। तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि रिसर्च क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर, जो भी सिस्टमेटिक एरर है उससे क्या होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ने एग्जाम्पल है ताकि आपको वैलिडिटी और ज्यादा समझ में आएगा। इफ अ रिसर्चर यूजेस अ थर्मोमीटर टू मेजर वेट, अभी सोचो रिसर्चर ने थर्मोमीटर को
थर्मोमीटर यूज किया है वेट को मेजर करने के लिए। क्या क्या थर्मोमीटर वेट के लिए होता है? नहीं ना। द रिजल्ट won't be accurate because it's the wrong tool for the job। तो ये क्या है? रॉन्ग टूल है ना, जॉब के लिए क्या है? रॉन्ग टूल है। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है, वेट को नहीं। तो हमें रिजल्ट तो एक्यूरेट मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है, अ वैलिड ड्राइविंग टेस्ट शुड इंक्लूड अ प्रैक्टिकल ड्राइविंग कंपोनेंट। प्रैक्टिकल ड्राइविंग कंपोनेंट होना चाहिए ना। ड्राइविंग टेस्ट है तो उसके अंदर प्रैक्टिकल थियरी दोनों होना चाहिए, और ज्यादा तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। नॉट जस्ट अ थियोरटिकल टेस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। ड्राइविंग के रूल्स की जो थियोरटिकल टेस्ट है वो ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि ड्राइविंग करनी आती है या नहीं, वो तो प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। तो ये क्या हो गया? वैलिड। The valid driving test should include a practical driving component, not just a theoretical test of the rules of driving। तो वैलिडिटी क्या, अब आपको समझ में आ गया होगा। वैलिडिटी जो है, जो स्टडी जो है वो मेजर्स, स्टडी मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ठीक है, तो स्टडी जिसके लिए हम कर रहे हैं, क्या वही मेजर कर रही है या फिर नहीं। जैसे थर्मोमीटर जो है वो तो थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं रिसर्चर वेट को मेजर करने के लिए, तो वो तो गलत है, रॉन्ग टूल को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो वो तो एक्यूरेट मिलेगा नहीं। यानी कि थर्मोमीटर किसके लिए यूज होगा? टेम्परेचर के लिए, तो इसके अंदर वैलिडिटी नहीं होगी। तो उसी तरह से स्टडी मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, वो वही मेजर करना चाह रहा है जो करना है उसे, तो वो हो गया वैलिडिटी। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। ये जो है वैलिडिटी से क्लोजली रिलेटेड ही है एक्यूरेसी, राइट। जो हमने अभी पढ़ा वैलिडिटी, जो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रोसेस टेस्ट इंस्ट्रूमेंट ये सारे क्या होने चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये क्या है? accuracy is a closely related to validity। accuracy measures whether the research tools, जो भी research tools हैं वो research tools have been selected in the best possible manner and whether the research procedures suit the research problem or not। जो भी tools, research tools जो select किए गए हैं वो क्या best possible manner में select किए हैं, और जो रिसर्च की प्रोसीड्यूर्स है सूट द रिसर्च प्रॉब्लम और नॉट, जो रिसर्च प्रॉब्लम से सूट हो रही है या फिर नहीं, तो ये क्या है? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी ये मेजर करता है। rigorous scientific methods and procedures have been adopted in research and each step in the research is tested for accuracy। each step यानी कि सारे के सारे जो रिसर्च के स्टेप्स है ना वो टेस्ट किए जाते हैं फॉर एक्यूरेसी के लिए। दस चूजिंग द बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल, इसके अंदर क्या है? बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल को चूज करना इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च। रिसर्च की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। Using the best data collection tool improves the accuracy of research। तो ये हो गया एक्यूरेसी। अब है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। ठीक है, तो इट इज द यूज ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करना है एंड बेस्ट प्रोसीड्यूर्स इन द रिसर्च। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो कौन कौन से? एक तो प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, राइट। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब जो सेकेंडरी डेटा है वो सेव्स टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट। टाइम को सेव करता है, कॉस्ट भी रिड्यूस करता है सेकेंडरी डेटा का यूज। ठीक है, बट फिर भी एक्सेसिव रिलायंस ऑन सेकेंडरी डेटा व्हेन द ऑप्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज अवेलेबल। जब भी प्राइमरी डेटा का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप प्राइमरी डेटा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है? रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि रिसर्च की जो भी विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। द एक्यूरेट रेफरेंसेस इन रिसर्च एनहेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। हम कोई भी प्राइमरी डेटा लेते हैं या फिर सेकेंडरी डेटा लेते हैं तो उसके कुछ भी रेफरेंसेस होते हैं कि आपने कहाँ से लिए हैं। तो रेफरेंसेस अगर एक्यूरेट रेफरेंसेस हो रिसर्च में तो क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है? रिसर्च की बढ़ जाती है। और अगर हम फेक रेफरेंसेस डालते हैं तो क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है? रिसर्च की डिक्रीज हो जाती है।
तो हमें एक्यूरेटली रेफरेंसेस का यूज करना चाहिए। तो इसके अंदर क्रेडिबिलिटी के अंदर क्या है, इट इज द यूज ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए, तो वो हो गया क्रेडिबिलिटी। उसके बाद है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी, वैलिडिटी जो है उससे ही क्लोजली रिलेटेड है। इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ लार्ज पॉपुलेशन। जो भी रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं वो लार्ज पॉपुलेशन को अप्लाई करना, तो वो होता है जनरलाइजेबिलिटी। अब कोई भी सैंपल है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन है उसमें से हमने सैंपल लिया, अब उसमें से जो भी हमें फाइंडिंग मिली है, पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिया और उस सैंपल में से हमने रिसर्च की और जो भी फाइंडिंग हमें मिली है, क्या हम उस पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, यानी एप्लीकेबल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो वो हो गया जनरलाइजेबिलिटी। द सैंपल considered is representative of the whole population, whole population को ही रिप्रेजेंट करता है सैंपल। सो द फाइंडिंग्स शुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन, क्योंकि हमने पॉपुलेशन में से ही तो सैंपल लिए हैं, तो उसके ऊपर जो रिसर्च की और फाइंडिंग्स जो मिले वो हम पॉपुलेशन पे भी तो एप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी वो क्या हो गया, जनरलाइजेबिलिटी हो गया। तो वो क्या है, वैलिडिटी से क्लोजली रिलेटेड ही है। वैलिडिटी के जो भी टाइप्स है ना, उसके अंदर जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, वैलिडिटी इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो उसमें जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है ना, वो वही बात बताता है जनरलाइजेबिलिटी का। तो वैलिडिटी के जो टाइप्स हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अभी तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कर लेते हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है एम्पायरिकल रिसर्च। तो इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे वो बेस्ड है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर, रिसर्चर के जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, या फिर ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर जो ऑब्जर्वेशन करता है उस पे बेस्ड होता है ये एम्पेरिकल रिसर्च। इट इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज रिलेटेड बेसिकली टू वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ रियल सिचुएशन, तो रियल सिचुएशन पे ही तो बेस्ड होता है, एंड डील्स विद कंक्रीट डेटा दैट प्रोवाइड्स अ basis for external validity to the result of the रिसर्च। वैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि जनरलाइजेबिलिटी होती है, जो हम पॉपुलेशन में से जो भी लेते हैं सैंपल की फाइंडिंग्स को हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो जो भी रियल सिचुएशन है, बेसिकली वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ रियल सिचुएशन पे ही वो रिलेटेड है, तो वो क्या हो गया, एम्पायरिकल रिसर्च है। तो एम्पायरिकल रिसर्च वो किस पे बेस्ड होती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना, एम्पायरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। उसके बाद है सिस्टमेटिक। तो रिसर्च क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगी। फॉर द रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज टू बी सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक यानी कि उसमें प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि स्टेप्स फॉलो करने होने चाहिए, यानी कि एक प्रोसेस होती है। सिस्टमेटिक यानी कि रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है, इसके अंदर स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं। रिसर्च शुड बी फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सिस्टमेटिक अप्रोच शुड बी फॉलोड टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क, यानी कि वो सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो होना चाहिए रिसर्च वर्क के अंदर। सिस्टमेटिक यानी कि स्टेप्स को फॉलो किए करने चाहिए, तभी ही रिसर्च क्या है, इफेक्टिव होगी। जैसे कि पहले डेटा को पहले क्या क्या करो, प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद ही हम कोई भी डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे ना। तो ये क्या हो गई, पूरी एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो वो है सिस्टमेटिक। उसके बाद है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। कंट्रोल्ड फैक्टर्स in real life experience there is always more than one factor that affects the outcome of an event। रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर भी तो होता है ना कि एक से ज्यादा
जो फैक्टर्स होते हैं वो इवेंट की जो आउटकम, जो भी रिजल्ट है, उस पर अफेक्ट करेंगे। उसी तरह से रिसर्च में भी सिमिलरली इन रिसर्च वेरियस फैक्टर्स में अफेक्ट द आउटकम एंड सम आर टेकन एज कंट्रोल्ड फैक्टर्स वेयर एज द अदर आर टेस्टेड फॉर अ पॉसिबल आउटकम। रिसर्च में भी तो कोज एंड इफेक्ट जैसे होते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होते हैं उसके अंदर कोज एंड इफेक्ट को चेक किया जाता है, राइट। तो उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आउटकम को अफेक्ट करते हैं। तो हमें जिसका भी टेस्ट लेना है, उस फैक्टर के अलावा बाकी सभी को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमें सही उसका आउटकम मिल पाएगा। तो ऑल वेरिएबल्स एक्सेप्ट दोज दैट आर टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड अपॉन आर केप्ट कांस्टेंट यानी कंट्रोल रखना चाहिए कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस फैक्टर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी 2 फैक्टर है उस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, जो भी वेरिएबल है, उसको हम क्या करना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए, यानी कंट्रोल रखना चाहिए, तभी ही हमें एक्यूरेट उसका आउटकम मिल पाएगा। तो ये हो गया कंट्रोल फैक्टर। उसके बाद है साइक्लिकल। साइक्लिकल तो रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है, साइक्लिकल है। रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विथ अ प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होगी, पहले प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम से उसकी स्टार्टिंग होगी, उसको सोल्यूशन करते करते हम एंड भी किससे होगी, प्रॉब्लम से ही होगी, प्रॉब्लम से ही एंड होगी। तो उसी तरह से ये क्या है, रिसर्च एक प्रोसेस है कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहां से ही जहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद आगे चलकर प्रॉब्लम से, दूसरी प्रॉब्लम से वो कंप्लीट होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम से ही वो कंप्लीट होगी। तो उस प्रॉब्लम से फिर और कोई रिसर्चर उस पर रिसर्च करेगा, फिर वो भी बताएगा कि हाँ इतने तक है, अब उसके बाद ये दूसरी प्रॉब्लम पे वो एंड होगी। तो उसी तरह से इट स्टार्ट्स विथ अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विथ अ प्रॉब्लम। तो रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, वो साइक्लिकल प्रोसेस है। अब उसके बाद है लॉजिकल। तो रिसर्च क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि वो क्या स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है, एक साइक्लिकल इन नेचर है, स्टेप्स को फॉलो करता है, वो सिस्टमेटिक है, तो वो क्या है, लॉजिकल है। द रिसर्च इज बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीड्यूर्स एंड प्रिंसिपल्स। वैलिड होना चाहिए, वैलिड प्रोसेस होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैलिड होना चाहिए, उस पर बेस्ड रहती है रिसर्च। ऐसे ही नहीं रिसर्च की जाती, रिसर्च में एक प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं, वैलिड प्रोसेस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं रिसर्च के। साइंटिफिक स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी इज डन इन एन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर में एक साइंटिफिक स्टडी को किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी होती है इसके अंदर। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीड्यूर्स टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। वैलिड कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीड्यूर्स, प्रोसेस की सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होती है। तो ये क्या है, लॉजिकल है, लॉजिकल होना चाहिए। रेप्लिकेबल this characteristics allows the result of the research to be verified by replicating the study and thereby building a sound basis for decision। यानी कि रेप्लिकेबल होना चाहिए रिसर्च को, यानी उसके रिसर्च के जो रिजल्ट है ना, वो वेरीफाई होना चाहिए। सेम कंडीशन में उसको फिर से हम रिसर्च करेंगे तो सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी उसको वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बी वेरीफाइड बाय रेप्लिकेटिंग द स्टडी को रेप्लिकेट करना, यानी कि स्टडी को फिर से करना, दोबारा करना, तभी भी हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, ताकि वो वेरीफाई करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं ना, फिर से स्टडी करके और उसके रिसर्च के रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, एंड देयर बाय बिल्डिंग ए साउंड बेसिस फॉर डिसीजन, और उसके बेसिस पे ही हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये क्या है, रेप्लिकेबल होनी चाहिए रिसर्च। तो ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है और आगे भी आएंगी, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।